Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब हमारी पंजाब की सीमाएं सील थी, हमारी राजस्थान की सीमाएं सील थी, हमारी यूपी की सीमाएं सील थी, हमारी दिल्ली की सीमाएं सील थी, कोई आदमी एक दूसरे प्रदेश में आ जा नहीं सकता था। सारे कुछ बंद था। गांव में लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, शहर में अपने अपने घरों में बैठे थे। उस वक्त के अंदर सरकारी गोदामों में जो शराब रखी हुई थी, जिन पे सील लगी हुई थी, उन गोदामों के पीछे से खिड़कियां निकाल करके उस शराब को निकाल करके इन्होंने गांव गांव में पहुंचाने का काम किया। थारे गगाना गांव में भी आई होगी दारू उस वक्त, आई थी कि नहीं आई थी? 100 रुपए वाली बोतल 400 रुपए में बिकी। और कई गांव में तो मुझे ये भी कहा लोगों ने, हमारे गांव में 500 की भी बिकी है, थारे भी 500 की बिकी है। जिसने पी है खरीदी है उसने मेरा भी 500 की बिकी है। जब उस शराब माफिया की जानकारी लोगों को अखबार के टेलीविजन के माध्यम से मिली, तब सरकार उससे कैसे बचे इसके लिए एक 3 मेंबर की कमेटी बना करके काम जांच करेंगे। जांच कर दी उस 3 मेंबर की कमेटी ने। जांच की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी, हमारे होम मिनिस्टर को सौंप दी। जो शराब के महकमे का मंत्री है उसने तो क्लीन चिट दे दी, उसने तो कह दिया कोई गड़बड़ नहीं हुई। और जो होम मिनिस्टर है वो कहता है मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अगर मुख्यमंत्री किसी बात की कोई कमेटी बैठाता है तो केवल मुख्यमंत्री को अधिकार है इस बात का कि वो किसको क्लीन चिट दे, किसको मुजरिम बनाए, ना कि किसी मंत्री को है। आज ऐसी सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री की कोई मंत्री बात सुनने को तैयार नहीं। जहां शराब का घोटाला किया वहीं साथियों इन्होंने तो तबादलों में भी पैसे लिए। तबादलों के नाम पे पैसे लिए, स्कूल के प्राइवेट स्कूल वालों से लाख 2 लाख रुपया कोविड के नाम का ले लिया। 30,000 रजिस्ट्री करी इन्होंने उस दौरान, और उस 30,000 रजिस्ट्री के अंदर एक रजिस्ट्री में लाख रुपया भी अगर इनके पास गया है तो मान के चलो हजारों करोड़ का घोटाला किया। अब विधानसभा का सेशन आ गया था। जब सेशन आया विधानसभा का, ये सुनने वाली बात है आपके, उस विधानसभा के सेशन के अंदर पहले अखबारों में, टेलीविजन में रोजाना खबर आती थी कि सेशन 3 दिन चलेगा। 26, 27, 28 3 दिन तारीख तय करी कि तीनों दिन सेशन रहेगा। हमने अपनी तरफ से स्पीकर को लिख करके दिया, हमने अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन भेजी। मैंने अपनी कॉलिंग अटेंशन जो सबसे पहले भेजी, उसके अंदर जो 3,000 देश सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जो केंद्र की सरकार किसान की फसल को आने वाले समय में मंडी में बेचने की बजाय सस्ते में बेचने पे मजबूर करने का अध्यादेश जो लेकर के आ रही है, उसके विरोध में मैंने सबसे पहले अपना कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया। उसके इलावा 9 जो घोटाले किए इन्होंने उनके ऊपर दिया। मेरे 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन मंजूर कर लिए गए। कॉलिंग अटेंशन मोशन मंजूर होने का मतलब उन पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को उसके ऊपर जवाब देना चाहिए। फिर मैं उसके ऊपर सरकार से और सवाल पूछ सकता था। अगर उनकी बात से सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर उनको जवाब देना पड़ता है। साथियों, वो 3 दिन का सेशन की चर्चा रोज रखते थे, लेकिन 3 घंटे में सेशन खत्म करने का काम किया। हरियाणा की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि कोई सेशन 3 घंटे के अंदर बुला करके उस सेशन को निपटा दिया जाए। जब वो सेशन बुलाया गया तो उससे पहले एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, उस मीटिंग में विपक्ष के लोग भी होते हैं, जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कहते हैं। विपक्ष की तरफ से सिर्फ उस मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के भी मंत्री थे, और ये जो जननायक जनता पार्टी कहते हैं, जो केवल और केवल जयचंद का एक टोल बना हुआ है, इनके लोग भी थे। इन लोगों ने बैठ करके तीनों ने वहां ये फैसला किया
कि सरकार में बैठे लोगों को कैसे बचाया जाए। उसके लिए उस कमेटी में यह फैसला कर लिया कि सेशन 3 दिन की बजाय 3 घंटे का कर दिया जाए। उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी साइन करके आया, जो विपक्ष का नेता है, जिसकी जिम्मेवारी ये बनती थी कि वो 3 दिन की बजाय उस सेशन को 5-6 दिन चलवाने के लिए उन पर दबाव बनाता है। मैं जब अपोजिशन का लीडर था और विधानसभा जब शुरू होती थी, उससे पहले जब कमेटी की मीटिंग होती थी, मैं इस बात पे अड़ के बैठ जाता था कि जो विधायक 300, 400 मील से चल करके आएंगे, क्या वो केवल यहां हाजिरी लगाएंगे? अगर वो अपने हल्के की बात नहीं रखेंगे, अगर उनको इस विधानसभा में बोलने का अधिकार हम नहीं देंगे, तो फिर वो किसके आगे जाकर के अपने हल्के की समस्याओं का रखने का काम करेंगे? और हमेशा चाहे 2 दिन का सेशन होता था तो 3 दिन करवाता था, 4 दिन करवाता था, हमेशा बढ़वाता था। और जब कभी मुख्यमंत्री मेरे सामने ये कहते थे खड़े होके कि सेशन ज्यादा दिन नहीं करेंगे, तो मैं अपना विरोध दर्ज करा करके उस मीटिंग से खड़ा होकर के बाहर आ जाता था। मैं कहता था फिर आओ विधानसभा में, वहीं आकर के आपसे बात करेंगे। लेकिन अब की बार पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन लीडर भी नहीं चाहता था कि हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का सत्र 3 दिन चले। उसने भी 3 घंटे चले, इसके ऊपर दस्तखत कर दिए, सेशन शुरू हो गया। कांग्रेस के लोगों ने खड़े होकर के डिप्टी स्पीकर से कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं। जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर था सरकार का, उसने कहा कि चर्चा नहीं हो सकती। हमने पूछा चर्चा क्यों नहीं हो सकती, विधानसभा का सेशन किस लिए बुलाया? तो कहने लगे कि हमने कमेटी की जब मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में ये फैसला कर लिया आपस में बैठ करके कि सेशन 3 घंटे चलेगा, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा दस्तखत करके आए। मैंने उन कांग्रेसियों से कहा तुम 30 एमएलए हो, ये अकेला तुम्हें 30 को बेच कर गया है। सरकार के दबाव में दस्तखत करके आया कि सेशन ना चले। ये भी इनके साथ मिला हुआ है, ये भी नहीं चाहता कि सेशन चले और वो जो लोग घोटाले हुए हैं उनके ऊपर कोई चर्चा हो। साथियों, जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि हम बीजेपी की बी टीम है, आज उन्होंने साबित कर दिया दस्तखत करके कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए। अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोगों से छुटकारा मिले, अगर आप चाहते हो कि सरकार जाए, तो फिर आपको एक मौका मिला है। अब आपके यहां पे किसी दिन भी चुनाव की तारीख तय हो सकती है, और जब चुनाव की तारीख तय हो जाए तो भाजपा के शासन जयचंदों को भी और उसके साथ साथ इस कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट देकर के जिता करके भेजना। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताओगे तो फिर इस प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल की नीतियों पे मोहर लगेगी। मुझे आज कुछ पत्रकार साथियों ने पूछा था कि अगर आपकी पार्टी का एक और जीत जाएगा तो उससे कौन सा कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के मंत्री, सरकार के जो मेंबर पार्लियामेंट जो यहां गांव में आते हैं, वो कहते हैं अगर एक सीट हम नहीं जीत पाए तो उससे कौन सा सरकार पे असर पड़ जाएगा। साथियों, इस चुनाव से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमेशा प्रदेश के अंदर जब कभी भी विधानसभा की कोई सीट पे उपचुनाव होता है, अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई उम्मीदवार जीतता है तो 100% उस प्रदेश में बड़ा बदलाव आ जाता है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। सन 1975 में चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। रोडी का बाई इलेक्शन आया था, उपचुनाव आया था, और उस उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने निर्दलीय के रूप में फार्म भरा था। किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। और जब उन्होंने वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो लोगों ने 20,000 से ज्यादा वोटों से चौधरी देवीलाल को जिताया था। जब चौधरी देवीलाल वो चुनाव जीत गए तो कांग्रेस की जो हाईकमांड थी उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ा, बंसीलाल को
हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से हटा करके सेंटर में ले गए, यहां बनारसी दास को बनाने का काम किया। जहां उस चुनाव में ये बदलाव आया, वहीं उसके बाद एक चुनाव नरवाना का हुआ था। नरवाना का जो बाई इलेक्शन था, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भजनलाल मुख्यमंत्री था। सन 1994 में चुनाव हुआ और 96 के अंदर भजनलाल को जाना पड़ा, सत्ता से बाहर होना पड़ा। उसके बाद बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गए 96 में, जोड़ तोड़ की सरकार बना ली और सन 1998 में चुनाव फिर आ गया, एक बाई इलेक्शन फतेहाबाद का। और फतेहाबाद में जब बाई इलेक्शन हुआ, इनका एक मंत्री था जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से चुनाव हुआ। हमने संपत सिंह को चुनाव लड़ाया था और संपत सिंह उस वक्त 16-17 हजार वोट से फतेहाबाद से जीते थे। बंसीलाल की गवर्नमेंट 6 महीने बाद चली गई थी, नहीं चली गई थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी। आज कौन सी एक पार्टी का बहुमत है? आज भी तो जोड़ तोड़ की है। तुम एक को जिता के भेजो, मैं ये जो जयचंद वाले है ना, 3-1 ले छोड़ दूंगा, चौथा साथ खड़ा हो गया। आपने देखा है रोजाना इनके एमएलए बगावत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इनकी तो ओथ नहीं, उससे पहले दादा गौतम बगावत कर गया। जिसको ये दादा कहते थे, चुनाला साहब को दादा कहते, शर्म आती थी, और गौतम को दादा कहते थे। उस दादा ने इनको आईना दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया है ना? उसके बाद टोहाना का इनका जो एमएलए, उसने भी पहले तो दबी जबान में बोलता था। उसका जो कल परसों का वीडियो वायरल हुआ, उसमें तो उसने साफ कह दिया, बोले इनके पास भी कोई घनी सी दुकान में सामान नहीं है, खाम हमारे साथ ठगी मारते फिरे। 2 तो खुल गया आगे, तुम यहां से जिता करके भेजो, 5 और ला दूंगा, 2 छोड़ दूंगा मां बेटा। ये तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे वायदा करके जाता हूं, 1 साल में इनको सत्ता से पार करने का काम करेंगे। और होंगे तब जब आप इस चुनाव के अंदर सारी चीजों को ध्यान में रख करके, आने वाले चुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी शरारत करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव के लोगों को कैसे बांटा जाए, इसलिए जात पात के नारे देंगे। ये यहां तक भी आ सकते हैं कि हमने मलिक को टिकट दे दिया, कोई कहेगा हमने नरवाड़ को दे दिया, कोई कहेगा हमने दैया को दे दिया, कोई कहेगा हमने पंडित जी को दे दिया, कोई कहेगा हमने सैनी को दे दिया। ये हमें खेती करने वालों को बांटने के लिए इस किस्म के नारे भी देंगे। आज जब किसी के धान के पैसे काटे जाते हैं, तब मलिक के नारे कटे, दैये के नारे कटे या कोई सैनी के नारे कटे, सबके एक जैसे कटते हैं कि नहीं कटते? तब तो सबकी रांद काटे, तब तो सबकी गर्दन के ऊपर पैर रखते हैं, तब तो सबकी जेब पे डाका डालते हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है, तब हमें बांटने के लिए इस किस्म के नारे देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। आने वाले समय में जब इलेक्शन की तारीख तय हो जाए, उसके बाद एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में दे करके जिसको उम्मीदवार बनाए, उम्मीदवार भी आपसे पूछ के बनाएंगे, हम कोई अपनी मर्जी से नहीं थोपेंगे। हम पहले सारे कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठक करेंगे, आपसे पूछेंगे किसको टिकट दिया जाए, जिसका नाम आप धर दोगे उसी को उम्मीदवार बना करके आपके बीच में आ जाएंगे। ये जो रोजाना आपके ऊपर ला करके थोप करके बैठा करके बनाए जाते हैं, पहले कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, फिर झोली फैलाते हैं, फिर आंखों से आंसू निकाल करके चौगान में खड़े होकर के रो के वोट मांगते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, एक तरफ तो कहते हैं मार्शल कौम में पैदा हुए हैं और दूसरी तरफ झोली भी करे, आंसू भी टपता है। ये मार्शल के पैदा हुए हैं कि ये किसी भिखमंगे के आए हैं? तो मेरा कहने का मतलब है, इन बेरूपियों से बचना और बच करके एक वोट चौधरी देवलाल की नीतियों पे मोहर लगा करके देना। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय